नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है। शराब की तस्करी को रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाए गए हैं। रविवार को नीतीश कुमार ने दिल्ली में देश भर में शराबबंदी की वकालत की थी। बावजूद इसके शराब की तस्करी धड़ल्ले से जारी है, जिसके लिए बिहार पुलिस ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। अब ये बात बिहार के डीजीपी ने मान लिया है। बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे, यही ना। बिहार पुलिस का नौकरी छोड़ देंगे। ये लोग जैसे जी रहा है वैसे ही जिएंगे कल के बाद, और उसके बाद इसका हिसाब लेंगे। अब आपके पास अगर जो इसमें ताकत होगा वो अपने लोग आएगा, खुद आकर के जबरदस्ती घुसा देगा। ना लीजिएगा तो गए रखिए ना। सही बात कह रहे हैं। बिना थाना के जानकारी के पत्ता भी नहीं हिल सकता, कोई माई का लाल एक बोतल दारू नहीं बेच सकता। मतलब साफ है कि शराबबंदी के 3 साल 10 महीने बाद बिहार के डीजीपी ने मान ही लिया कि शराबबंदी वाले सूबे में शराब को रोकने में बिहार पुलिस पूरी तरह से नाकाम है। कौन पीने वाला है, कौन बेचने वाला है, कौन बेचवाने वाला है, किस चौकीदार को मालूम नहीं, और किस थानेदार को नहीं मालूम है कि हमारे यहाँ कौन शराब माफिया है। अगर थानेदार को अपने थाने के शराब माफिया के बारे में नहीं जानकारी है तो थानेदार होने के काबिल नहीं है। कौन बेचने वाला है, कौन पीने वाला है, कौन शराबबंदी को शह देने वाला है, ये तो अब दूर की कौड़ी है। यहाँ तो खुद पुलिस ही शराब गटक रही है, शराब बेचवा रही है और जेब गर्म कर रही है। यकीन न हो तो बेगूसराय से आई इस वायरल वीडियो को देख और सुन लीजिए। 10,000 महीना इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता, 5,000 लेकिन सच को कोई इनकार भी नहीं कर सकता। अब तो डीजीपी ने भी मान लिया है। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। एक बोतल दारू नहीं बेच सकता। 2015 में चुनाव जीतने के बाद 2016 में नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू किया था। अब एक बार फिर से बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा अब नीतीश ने देश भर में शराबबंदी की वकालत की है। तो विपक्ष ने बिहार में शराबबंदी कानून की सफलता पर ही सवाल उठाए हैं। इन सब के बीच पुलिस मुख्यालय कानून तोड़ने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई के आंकड़े गिनाने में ही जुटा हुआ है। राजस्व का की जो बात की जाती है वो बिल्कुल वाहियात है। इसका कोई मतलब नहीं है। हिम्मत से लोग काम लें, राजस्व तो और बढ़ेगा, क्योंकि शराब के कारण जो पैसे की बर्बादी हो रही है वो शराब की जगह दूसरे काम में खर्च होगा। नीतीश कुमार ने देश भर में शराबबंदी की मांग की तो बिहार की सियासत में फिर उबाल आ गया। विपक्ष ने शराब की होम डिलीवरी का आरोप लगाया और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों पर भी शराब तस्करी के आरोप लगाए। आरजेडी का तो यह भी दावा है कि शराबबंदी उनके दल की सोच थी, नीतीश ने दबे मन से इसे लागू किया था। इसके जवाब में जेडीयू और बीजेपी ने हर दिन शराब की बरामदगी का हवाला दिया है। नीतीश कुमार जी 2006 से 2014 तक कार्यक्रम नहीं बना पाए। इनका कार्यक्रम ही नहीं। इन्होंने तो शराब को बढ़ाया, विस्तार किया, गांव-गांव तक पहुंचाया। आज ही का पहल है। बिहार में शराबबंदी है। अगर शराबबंदी में तो लाखों केस, लाखों लोग जेल के अंदर नहीं रहते। विपक्ष कौन सा चश्मा से देखता हमको? विपक्ष के नजर में है कानून बनाना हमारा काम है, पालन कराना हमारा काम है, और जो जनता कानून पालन नहीं करती है वो सजा भी पाती है। अब एक नजर डालते हैं कि बिहार में शराबबंदी पर कार्रवाई क्या हुई। 4 साल में शराबबंदी से जुड़े 1,13,613 मामले दर्ज हुए, जबकि 2,12,323 लोगों को जेल भेजा गया। इस दौरान 78,78,540 लीटर विदेशी शराब जब्त हुई और 64,69,849 लीटर शराब नष्ट की गई। पुलिस ने 28,374 गाड़ियों को जब्त किया और साथ ही 416 जगहों को सील किया। 517 पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 73 को सेवा मुक्त कर दिया गया। प्रावधानों को सख्ती से ना लागू करने के आरोप में भी जो है हमारे कुछ अधिकारी और कर्मी पाए गए। वैसे ऐसे 517 को चिन्हित करके उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की गई हैं और 73
73 कर्मी तो सेवा से विमुक्त भी किए जा रहे हैं। सियासत अपनी जगह है और पुलिस के दावे अपनी जगह, लेकिन हर दिन बिहार से शराब की बड़ी खेप जब्त हो रही है और इस पर सियासत भी चमकाई जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब बात बीजेपी के बाबूलाल की, जिनकी 14 सालों बाद घर वापसी हुई है। पूरे तामझाम के साथ बाबूलाल मरांडी एक बार फिर से बीजेपी के हो गए। रांची के जगन्नाथ मैदान में जेवीएम और बीजेपी के हजारों समर्थकों की मौजूदगी में बाबूलाल की पार्टी का बीजेपी में विलय हो गया, जिसे झारखंड के सियासत में 14 साल बाद एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। खत्म हुआ बाबूलाल का वनवास। 14 साल बाद बीजेपी में घर वापसी। हो गया जेवीएम का बीजेपी में विलय। रांची के ऐतिहासिक जगन्नाथ मैदान में मिलन समारोह के महामंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत कर हार पहनाया, गले लगाया और इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी की राजनीतिक अस्थिरता का अंत हो गया। 14 साल बाद वे एक बार फिर से बीजेपी के हो गए, लेकिन बाबूलाल का फिर से बीजेपी का हो जाना महज एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है जो 2014 से चल रहा था। मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है, क्योंकि मैं तो जब पार्टी का अध्यक्ष 2014 में बना तब से प्रयास कर रहा था कि श्री बाबूलाल जी भारतीय जनता पार्टी में आ जाए, मगर ठीक ही कहा, थोड़े जिद्दी प्रकार के व्यक्ति है, जल्द ही नहीं माने। मगर अब झारखंड की जनता का अभिप्राय भी वो जान गए हैं और आज हम सब की इच्छा के अनुसार वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। एक अध्याय उनके लंबे भ्रमण का समाप्त होकर फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आज प्रस्थापित हुए हैं, इसका मुझे विशेष आनंद है। अमित शाह ने जब बाहें खोलकर बाबूलाल मरांडी और उनके कार्यकर्ताओं का स्वागत किया तो बाबूलाल भी 14 साल के गिले शिकवे भुला बैठे, दिल से बीजेपी के ऋणी होने का ऐलान कर दिया। कि 14 वर्षों तक हम सब लोग बिछड़े हुए थे। हो सके राजनीतिक मंच पर बहुत सारे बातें हमने बोले होंगे आप सब लोगों के बारे में, लेकिन आपने कभी उसको तकलीफ नहीं माना। और आज भी जिस दिन से ये चर्चा चली कि भारतीय जनता पार्टी में अपने घर को फिर वापस आ रहे हैं, तो आप सब ने जिस प्रकार से बाहें फैला करके जो स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं उस आपके प्रति, मैं आप सब लोगों के प्रति मैं ऋणी हूं। बाबूलाल के राजनीतिक वनवास खत्म होने पर जगन्नाथ मैदान में उत्सव सा माहौल था। समर्थक ढोल नगाड़े की थाप पर जमकर थिरके, लेकिन हर तरफ से बाबूलाल को एक सवाल ने परेशान कर रखा था कि बीजेपी में उनकी भूमिका क्या होगी, जिस पर बाबूलाल ने साफ कह दिया कि वे झाड़ू लगाने को भी तैयार है। पार्टी जो भी हमें काम देगा उस काम को हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, चाहे झाड़ू लगाने का भी काम देगी तो उस काम को हम करेंगे। झारखंड में जेएमएम गठबंधन ने बीजेपी से सत्ता छीन ली है, लेकिन बीजेपी ने झारखंड को नहीं छोड़ा है। अमित शाह ने कहा कि वे सरकार का कान पकड़कर काम कराएंगे। सत्ता में रहते हुए जितना काम किया उससे अधिक काम विपक्ष में रहते हुए सत्ताधारी पार्टी के कान पकड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो झारखंड की सत्ता बीजेपी के हाथ से फिसल चुकी है और इस चुनौतीपूर्ण वक्त में बीजेपी ने बाबूलाल से दोबारा नाता जोड़ा है, तो बाबूलाल ने भी सियासत की सूरत बदलने तक अपने समर्थकों से युद्ध स्तर पर अभियान चलाने का आह्वान किया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से कुमारी प्रेरणा और ओम प्रकाश के साथ भवन किशोर झा की रिपोर्ट। और अब बात मौत की नई तारीख की। दिल्ली गैंगरेप केस में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का बड़ा फैसला आया। पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी दोषियों के लिए नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। नए डेथ वारंट के तहत अब सभी दोषियों को 3 मार्च की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी। तीसरी बार मौत की तारीख तय। क्या इस बार मुजरिमों को होगी फांसी? निर्भया के परिजनों को मिलेगा इंसाफ? 3 मार्च को सुबह 6 बजे होगी फांसी। बहुत खुशी है, फाइनली वो लटक जाए
ये 3 फरवरी का उनका फाइनल डेट हो बस। डेथ वारंट जारी कर देश के महामहिम राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट पर ये दबाव बनाने का काम है, ये प्रेशर बनाने का काम है। एक बार फिर मौत की तारीख तय हुई। पटियाला हाउस कोर्ट ने इसके लिए 3 मार्च की तारीख तय की, जिसके बाद एक तरफ खुशी जाहिर की जा रही है तो दूसरी तरफ इसे दबाव बनाने के लिए दिया गया फैसला बताया जा रहा है। डेथ वारंट के फैसले पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन दरिंदगी की वजह से जिस मां ने अपनी बेटी खोई उसे विश्वास है इंसाफ तो होगा ही, दरिंदे तो फांसी पर लटकेंगे ही। भी हम हार नहीं माने और फाइनली कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है। फाइनली एक बार फिर आज डेथ वारंट मिल गया है। हम उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च को वो फांसी पर लटकेंगे। उम्मीद तो पीड़ित पक्ष के वकील को भी पूरी है और इसकी वजह है हाई कोर्ट की तरफ से दी गई 1 सप्ताह की मियाद, जो कि 11 फरवरी को समाप्त हो चुकी है। सीमा कुशवाहा ने दलील दी कि फिलहाल किसी भी दोषी की कोई भी याचिका किसी भी कोर्ट में लंबित नहीं, इसीलिए नया डेथ वारंट अब मुजरिमों के लिए आखिरी डेथ वारंट है। हैंग करने की ये लास्ट डेट होनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन का टाइम जो हाई कोर्ट ने दिया था वो टाइम पहले ही इनका लैप्स कर चुका था। इसलिए ये जो डेट है ये फाइनल डेट होनी चाहिए और इनको 3 मार्च को हैंग कर दिया जाना चाहिए। बचाव पक्ष के वकील AP सिंह की माने तो दोषियों को फांसी होने में अब भी कई पेंच हैं। मसलन इस मामले के एक दोषी पवन के पास क्यूरेटिव पिटीशन और उसके पास दया याचिका का विकल्प अभी मौजूद है, जिसको लेकर वो ऊपरी अदालत में जाएंगे। जुवेनालिटी पे डिसाइड होना है पवन की क्यूरेटिव पिटीशन, और उसके बाद पवन की SLP पे क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड होना है। अगर उसमें रिलीफ नहीं मिलती है, अगर उसकी जुवेनालिटी पे रिलीफ नहीं मिलती है तो वो मर्सी पिटीशन पर जाएगा और उसके बाद पोस्ट मर्सी की बात आती। ये सारी लीगल रेमेडीज अभी बाकी है। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के 4 मुजरिमों के खिलाफ तीसरी बार वारंट जारी किया है। इससे पहले भी निर्भया के दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए 2 दफे डेथ वारंट जारी हो चुके हैं। पटियाला हाउस कोर्ट ने सबसे पहले 22 जनवरी को सुबह 7 बजे फांसी देने के लिए वारंट जारी किया था। तब मुकेश ने राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई थी। राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी, लेकिन नियमों के अनुरूप 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकी। तब कोर्ट ने 1 फरवरी के लिए नया डेथ वारंट जारी किया। तब भी दोषियों की फांसी की तारीख आखिरी समय में टल गई थी। ऐसे में एक बार फिर वही सवाल है कि क्या 3 मार्च को सुबह 6 बजे होगी फांसी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने इससे पहले भी 2 बार डेथ वारंट जारी किया था और अब ये तीसरी बार डेथ वारंट जारी किया गया है, जिसमें 3 मार्च सुबह 6 बजे को इन चारों को फांसी देने की बात कही गई है। लेकिन सवाल अभी भी कि क्या ये वो आखिरी तारीख है जब ये चारों फांसी के फंदे पर झूलते हुए नजर आएंगे? बात करेंगे दिल्ली के शाहीन बाग की, जहां पर प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने इस मसले का हल निकालने के लिए मध्यस्थों की नियुक्ति कर दी है। माना यह जा रहा है कि अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले पर कोई फैसला भी सुना सकता है। दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन पर हुई सुनवाई में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ कई अहम टिप्पणियां की, बल्कि इस मसले को सुलझाने के लिए कोर्ट ने वकील संजय हेगड़े को मध्यस्थ भी नियुक्त कर दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट में उपस्थित सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े को इस मामले में अमाइकस क्यूरी अपॉइंट किया है और साथ ही साधना रामचंद्रन को भी अमाइकस अपॉइंट किया है, ताकि लोगों से मध्यस्थता करके इस पूरे मसले का निपटारा किया जा सके। तो हेगड़े जी से उम्मीद की जाती है कि वो उनको समझा के किसी ऐसे स्थान पर धरना देने के लिए राजी कर पाएंगे जिससे किसी आम लोगों को तकलीफ ना हो। संजय हेगड़े के साथ ही कोर्ट ने वकील साधना रामचंद्रन और पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह को भी सहयोग के लिए मध्यस्थ नियुक्त किया है, जिसमें ये लोग सभी पक्षों से बात कर मामले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि पिछले 2 महीने से दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने नोएडा और दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क पर कब्जा कर रखा है और इसी कब्जे को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी।
जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन लोगों का मौलिक अधिकार है, लेकिन सड़क बंद करना चिंता की बात है। लोकतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति से चलता है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। कोर्ट ने कहा कि चिंता इस बात की है कि यदि लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगेंगे तो क्या होगा। तुषार मेहता दिल्ली पुलिस की ओर से उपस्थित थे। उन्होंने भी यही कहा कि सड़कें खाली होनी चाहिए, लाखों लोगों को दिक्कत कुछ हजार लोगों के कारण नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई दो मत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर में बड़ा सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व भी किया है कि रोड के ऊपर आप कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रोड जो है वो पब्लिक प्लेस है और उसमें हजारों लोग आते जाते हैं और इस तरह का प्रोटेस्ट करने से हजारों लोग जो है वो इफेक्टेड होते हैं। इस मामले में सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि प्रदर्शन में संतुलन जरूरी है, वरना अराजकता पैदा हो सकती है और अगर बातचीत से हल नहीं निकलता है तो अधिकारियों को स्थिति से निपटने के लिए कहना होगा। साफ है कि कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है और मध्यस्थों की नियुक्ति कर दी है। साथ ही मामले को सुनने के लिए अगली तारीख 24 फरवरी तय कर दी है, जिससे अब माना जा रहा है कि उस दिन सर्वोच्च अदालत शाहीन बाग प्रदर्शन पर कोई फैसला सुना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। आधी आबादी को देश की सेवा का पूरा हक मिल गया है। सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मोहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए सेना में सेवारत सभी महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया है। एक सेकंड बता देना। भारतीय सेना में सेवारत महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने को मंजूरी दे दी है। सोमवार के इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 2010 से चले आ रहे इस मामले पर फैसला महिला अधिकारियों के पक्ष में दिया। और आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस यादव के बेंच ने इसको इम्प्लीमेंट भी करवा दिया और आर्मी अथॉरिटीज ने जिस तरीके से मिसलीड किया था कोर्ट को, उसके बारे में भी कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और सभी वो अधिकार जो पुरुष अधिकारियों के पास हैं, वही अधिकार महिला अधिकारियों को भी दे दिए हैं। महिला अधिकारियों के पक्ष में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश में 14 साल में सेवा दे चुकी महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन, सेना के 10 विभागों में ही स्थायी कमीशन मिलेगा। इन महिलाओं की तैनाती युद्ध क्षेत्र में नहीं की जा सकेगी। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट ने 2010 में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाया था। ये मामला पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चला। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया। उसके बाद में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में आई उस मामले को चैलेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई स्टे नहीं दिया था। तो इंटेंशन ये थी कि वो जो दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, स्कीम इस तरह से बनाई जाए जिसमें महिलाओं को परमानेंट कमीशन ऑफर मिले। लेकिन 9 साल तक गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ नहीं करा। कोर्ट ने साथ ही महिलाओं को कमांड न देने के केंद्र के तर्क को भी गलत और भेदभावपूर्ण बताया है। कोर्ट के इस फैसले से करीब 1600 महिला अधिकारियों को फायदा मिलेगा, जिससे उनमें खुशी की लहर है। ये एक बहुत ही प्रोग्रेसिव जजमेंट है। इट्स अ प्राउड मोमेंट एंड इट्स अ हिस्टोरिकल मोमेंट। इंडिया में एक नई तरीके की सोच और विचार को एक स्टेबिलिटी दी गई है। इस मामले को लेकर महिला अधिकारियों की लड़ाई सिर्फ उनके साथ कमांड करने को लेकर किया जा रहा भेदभाव रहा, जिसमें जीत उनकी हुई। हमारी लड़ाई इसलिए नहीं थी कि कई महिलाएं हैं जो छोड़ना भी चाहेंगी, सबको परमानेंट कमीशन नहीं चाहिए, लेकिन जेंडर के आधार पे हमको ये कह देना कि हम नहीं कर सकते हैं उस काम को, ये उस रास्ते को बंद कर देना हमारे लिए इसके उसमें हम खड़े थे। सेना में बड़े बदलाव लाने का सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश महिला अधिकारियों के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये कहना फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन कोर्ट के फैसले ने महिला अधिकारियों का वर्षों पुराना इंतजार खत्म करते हुए सबके हित में बदलाव लाने की बड़ी पहल जरूर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। अमूमन आपने शिक्षक को क्लासरूम में पढ़ाते तो देखा होगा, लेकिन बिहार के स्कूलों में बच्चों ने पढ़ाने और लिखाने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार के 4 लाख से ज्यादा नियोजित शिक्षक हड़ताल पर हैं। समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। A+B कॉलेज को
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पटना के गोलघर मध्य विद्यालय में ब्लैक बोर्ड पर गणित का सूत्र बताता ये मासूम इस वक्त गुरु की भूमिका में है। स्कूल खुला है, बच्चे से क्लास भरी पड़ी है, लेकिन क्लासरूम में टीचर की कुर्सी खाली है। स्कूल में टीचर भी मौजूद है, लेकिन हड़ताल की जिद उन्हें क्लासरूम में जाने से रोक रही है। अब जरा दूसरी क्लास में चलिए। यहाँ बच्चे शिक्षकों का इंतजार करते रह गए, लेकिन किताबें नहीं खुली।